हेलो भविष्य के नर्सिंग हीरो, स्वागत और सत्कार है आपका रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम देते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी में। आज हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बेटा हम बात करेंगे टेम्परेरी मेथड्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड्स के बारे में, केमिकल या स्पर्मिसाइड मेथड के बारे में, और देखेंगे साथ में मैकेनिकल मेथड्स के बारे में। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं टेम्परेरी मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन जो मेथड्स होते हैं, इसको कैसे हम क्लासीफाई करेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हमने 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। पहला हमारा होता है टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन, दूसरा होता है बेटा परमानेंट। ठीक है, याद रखिएगा जो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन होता है इसको हम स्टेलाइजेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेलाइजेशन जो मेथड होता है ये 2 प्रकार का होता है बेटा। इसको हम फीमेल में ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं, जो कि एक सर्जरी होती है। इसी प्रकार मेल की कंडीशन में वैसेक्टोमी होता है। ठीक है, ये भी एक हमारी सर्जरी है। बात करते हैं टेम्परेरी मेथड की, यानी कि जो टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन है ये कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया नेचुरल मेथड है, दूसरा बायोलॉजिकल मेथड, तीसरा हमारा केमिकल या स्पर्मिसाइड मेथड, चौथा हमारा मैकेनिकल मेथड्स। ठीक है, और जो पांचवा होगा वो हमारा इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होगा, और लास्ट जो हमारा है हार्मोनल मेथड्स होगा। तो आज की वीडियो में हम शुरू के 4 मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें आप देखेंगे नेचुरल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स और मैकेनिकल मेथड्स। तो ये हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में जो हम लोग इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट, चलिए। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल मेथड्स। याद रखिएगा, पहला पॉइंट है ओल्ड फॉर्म ऑफ बर्थ कॉन्ट्रासेप्शन। याद रखिएगा, बर्थ कॉन्ट्रासेप्शन की सबसे प्रचलित और पुरानी जो विधि है वो कौन सी होगी। आपका आंसर क्या होगा बेटा, नेचुरल मेथड होगा। क्लियर है, चलिए। अगला पॉइंट है नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकेशंस, केमिकल्स और फॉरेन ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के जो नेचुरल मेथड में होता है, इसमें हम किसी भी प्रकार का ना तो कोई मेडिकेशन का यूज करते हैं, ना ही कोई केमिकल का यूज करेंगे, और ना ही कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। राइट, चलिए। याद रखिएगा जो नेचुरल मेथड्स होता है इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारा होता है एब्स्टिनेंस। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा विथड्रॉल मेथड, तीसरा हमारा है लैक्टेशन एमनेरिया मेथड, जिसको शॉर्ट में हम लोग बेटा क्या कहते हैं, LAM कहते हैं। ठीक, चलिए। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले एब्स्टिनेंस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, संयम कहते हैं। नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, वेजाइनल, ओरल और एनल। ठीक, याद रखिएगा इस प्रकार के एब्स्टिनेंस में किसी भी प्रकार का हम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे, चाहे वो वेजाइनल हो या फिर ओरल हो या फिर एनल सेक्स हो। राइट, उसके रीजन क्या है बेटा, तो याद रखिएगा रीजन बिहाइंड में भी मॉरल। इसके पीछे जो कारण हो सकता है वो क्या हो सकता है, मॉरल हो सकता है, धर्म को लेकर हो सकता है, लीगल संबंधित हो सकता है। ठीक है, या आपका हेल्दी और सेफ्टी के पर्पज से जो है आप हो सकता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बेटा, संयम बरतना पड़ेगा, इसीलिए इसको क्या नाम दिया हमने, एब्स्टिनेंस दिया। राइट बच्चा, चलिए। अगला हमारा है विथड्रॉल मेथड्स। ठीक है, जिसको याद रखिएगा कॉइटस इंटरप्ट्स या पुल आउट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो पुल्ड आउट पेनिस फ्रॉम ए पार्टनर्स वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन। ठीक है, याद रखिएगा जब हम सेक्स करते हैं तो इजैकुलेशन से पहले, स्खलन से पहले, ठीक है, यानी कि जो स्पर्म है वो वेजाइना में ना इंटर करें, ठीक है, ना निकले, तो क्या करना है हमें, जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला हो वैसे ही क्या करना है बेटा, हमें अपनी पेनिस को वेजाइना से पुल्ड आउट कर लेना है, बाहर निकाल लेना है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विथड्रॉल मेथड कहते हैं। विथड्रॉल का मतलब ही होता है बेटा क्या, निकालना। राइट, चलिए। अगला हमारा लैक्टेशन एमिनिया मेथड, जिसको शॉर्ट में लैम कहते हैं। लैक्टेशन मींस क्या होता है बेटा, ब्रेस्ट फीडिंग होता है। क्या होता है बच्चा, ब्रेस्ट फीडिंग होता है, यानी कि स्तनपान। एंड एमनेरिया मींस होता है नो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो फॉर ए सक्सेसफुल मेथड ऑल 3 कंडीशंस मस्ट बी मेट। याद रखिएगा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान और मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो कॉन्ट्रासेप्शन का जो तरीका होता है, बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपका
गर्भ नहीं ठहर सकता है। ठीक है, तो गर्भ ना ठहरे इसके लिए 3 कंडीशन जो है यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। 3 कंडीशंस, तीनों की तीनों कंडीशंस जो हैं उसको मिलना चाहिए। तो वो तीनों कंडीशंस क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, नो मेंस्ट्रुअल। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार का मेंस्ट्रुएशन नहीं होना चाहिए, एमसी साइकिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या हमारा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ, यानी कि बच्चे को केवल और केवल 6 महीने तक मात्र माँ का दूध पिलाती हो। ठीक, तीसरे कंडीशन क्या है, द बेबी इज लेस देन 6 मंथ ओल्ड, और जो बच्चे की जो एज है वो 6 महीने से कम हो। यदि ये तीनों जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, ये तीनों अगर फॉलो करती है माँ, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में गर्भ ठहरने के जो पॉसिबिलिटी होती है वो ना के बराबर होगी। क्लियर बच्चा? चलिए अब हम देखेंगे अगला जो हमारा मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड। इसमें बेटा 3 प्रकार के मेथड होते हैं। पहला हमारा होगा कैलेंडर मेथड, दूसरा होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर जिसको शॉर्ट में बीवीटी मेथड कहते हैं, तीसरा हमारा जो है ओव्यूलेशन मेथड जिसको हम बिलिंग मेथड या सर्वाइकल म्यूकस मेथड के नाम से जानते हैं। प्रिय बच्चा, चलिए तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कैलेंडर मेथड। तो याद रखिए कैलेंडर मेथड को सेफ मेथड या रिदम मेथड या टेम्परेरी एब्सटिनेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो तो कैलेंडर मेथड में क्या है, कम से कम आपको 12 मासिक चक्र का रिकॉर्ड रखना है, यानी कि मंथली जो आपको मेंस्ट्रुएशन होते हैं, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और कब तक करोगे, कम से कम आपको जो 1 साल। ठीक है, अगर हम मिनिमम बात करते हैं तो याद रखिएगा 6 महीने। ठीक है, 6 महीने से लेके 12 महीने तक का आपको रिकॉर्ड करना है। कैसे करेंगे तो याद रखो, हर माह का चक्र गिनना है आपको। ठीक है, यानी कि आपके पहले दिन माहवारी शुरू होने से अगली जो माहवारी स्टार्ट होगी, ठीक है, उसके पहले दिन, तो इन जो भी काउंटिंग होगी हमारी वो क्या होगा, एक आपका मासिक चक्र कहलाएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक मंथ है, उस मंथ में आपका मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन जिस दिन शुरू हुआ है उसका पहला दिन, और अगली जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे ही अगले महीने का जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा उसका पहला दिन, तो इसके बीच में जितने भी दिन जो आते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका एक मासिक चक्र कहलाएगा। क्लियर बच्चा? चलिए अगला पॉइंट है हमारा फर्स्ट फर्टाइल डे फार्मूला। ठीक है, याद रखिएगा अभी आपने किया है कि हमने अलग अलग महीने के मासिक चक्र गिन लिए। अब आपको देखना है कि उसमें सबसे छोटा कौन सा होगा। ठीक है, सबसे छोटा दिन देखते हैं, यानी कि सबसे छोटा चक्र और सबसे बड़ा चक्र। अगर आपने देखा कि सबसे छोटा चक्र मेरा ये है, तो उसमें से क्या करेंगे हम, 18 दिन जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, फर्स्ट फर्टाइल डे होगा। ठीक, इसी प्रकार आपने देखा कि जो हमने मासिक चक्र रिकॉर्ड किया है, तो उसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा चक्र कौन सा है। ठीक है, तो उसमें से याद रखना है हमें कितना माइनस करना है बेटा, 11 डेज माइनस करना है। तो जब माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट फर्टाइल डे मिलेगा। क्लियर बच्चा? चलिए, तो जितने नंबर निकलते हैं, यानी कि माइनस करने के बाद में जितना आपका निकलता है, तो मौजूदा चक्र के पहले दिन से हम गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको एग्जाम्पल से और कैलेंडर की सहायता से। राइट, देखिए अभी मैंने क्या कहा, मान लो कि आपने जो मासिक चक्र है वो रिकॉर्ड किया। मान लीजिए कि पहले मंथ में आपका कितना निकला, 28 दिन निकला। दूसरे मंथ में आपने जो है काउंटिंग की तो उसमें 27 दिन निकला। ऐसे ही तीसरे महीने में 30 डेज निकला। ठीक है, तो ऐसे ही जो है चौथे महीने में, 5 में, 6, 7 में, 8 में, 9 में, ऐसे 12 तक जो है आपको पूरे डेज काउंट कर लेने हैं। ठीक है, हर एक महीने के। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट फर्टाइल डे। तो मैंने क्या बोला था, सबसे छोटा दिन। तो आप अगर देख रहे हैं इन तीनों में, तो सबसे छोटा दिन कौन सा होगा हमारा बेटा, 27 डेज होगा। राइट, अब इस 27 में कितना हम माइनस कर देंगे, 18 डेज, यानी कि हमारे कितना निकल आया, 9 डेज निकल आया। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट फर्टाइल डेज में मैंने बताया था कि सबसे लंबा दिन, यानी कि सबसे जो लंबा मासिक चक्र होगा, यानी कि यहाँ पे बेटा कितना है, आप देख रहे हो 30 डेज का। तो 30 में से 11 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 19 डे बचेगा। अब आप देखिए यहाँ पे सेफ डे। सेफ डे से मतलब क्या है, यानी कि आप इसमें जो है सेक्स कर सकते हैं और गर्भ ठहरने का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा 1 से लेके 8 दिन, देखिए यहाँ पे कैलेंडर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये बेटा क्या होंगे, हमारे सेफ पीरियड होंगे। ठीक है, इसमें आप सेक्स कर सकते हो। और जैसे ही 9th से स्टार्ट हो जाता है, देखिए यहाँ पे 9 से लेके 19 तक, ये देखिए यहाँ पे 9 से लेके 19 तक, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो बेटा डेज होंगे याद रखिएगा, जिसको मैंने सर्किल किया है, इस डे में आप जो है किसी भी प्रकार का सेक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे तो ऐसी कंडीशन में गर्भ ठहरने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 19 डेज ही हो गए। ठीक, अब 19 डेज से लेके अगले मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन तक, ठीक है, यानी कि 20 से लेके 31 दिन तक आप जो है सेक्स कर सकते हैं। ये हमारा सेफ डे होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 से 8 और 20 से अगले पीरियड्स तक जो भी डेज हैं बेटा वो कैसे होंगे, सुरक्षित दिन होंगे। इसमें आप जो है सेक्स कर सकते हो, गर्भ ठहरने के चांसेस नहीं होंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं फर्टाइल डे बेटा वो होता है जिसमें स्पर्म जो है ओवा से फ्यूज होने का चांसेस रह सकता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी फर्टाइल डे कहलाती है, जिसको हम असुरक्षित दिन कहते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कैलेंडर में वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 9 to 19 डेज होगा। तो याद रखिएगा 9 से लेकर 19 दिन तक जो है आपको किसी भी प्रकार का सेक्स नहीं करना है। क्लियर बच्चा, चलिए अब हम बात करेंगे बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड की, यानी कि बीबीटी मेथड। तो ओव्यूलेशन के ठीक पहले, ठीक है, जैसे ही ओव्यूलेशन होता है उसके ठीक पहले क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा जो है कम रहता है। याद रखिएगा क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर आपका थोड़ा नॉर्मल से कम रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ओव्यूलेशन के बाद, अब जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो उसके बाद क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। इससे क्या होगा कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 0.3 से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल से बढ़ जाता है। क्लियर है, अच्छा अगला पॉइंट क्या है, यह बढ़ा हुआ तापमान अगले पीरियड्स तक बना रहता है। याद रखिएगा जो भी आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है बच्चा, 0.3 से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ टेम्परेचर है ये आपके अगले पीरियड्स तक बना रहेगा। ठीक है, तापमान बढ़ने के दिन तक इंतजार करने के बाद ही आप सुरक्षित मान सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर है तो इस बढ़े हुए टेम्परेचर तक आपको किसी भी प्रकार का सेक्स नहीं करना है। ठीक है, जब टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन में आ जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा, चलिए अब हम बात करेंगे ओव्यूलेशन मेथड या बिलिंग मेथड, इसी को सर्वाइकल म्यूकस मेथड भी कहते हैं। तो देखिए डे 1 to 5, ठीक है, याद रखिएगा अगर आपका मेंस्ट्रुएशन अगर हम 1 से लेकर 5 दिन तक बात करते हैं तो ये बेटा कौन सा फेज कहलाता है, आपका मेंस्ट्रुएशन फेज कहलाता है। ठीक है, अगर इस फेज के दौरान याद रखिएगा मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, अगर हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, लिटिल टू नो सर्वाइकल म्यूकस, यहाँ पे यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन फेज है इसमें आपका किसी भी प्रकार का सर्वाइकल म्यूकस देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर बच्चा, चलिए अगला क्या हमारा डे 6 से लेके 14 दिन तक, कितना बेटा, 6 टू लेके 14 डेज तक का जो समय होता है वो क्या होता है, हमारा फॉलिकुलर फेज कहलाता है। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस ग्रेजुअली इंक्रीज, यहाँ पे जो सर्वाइकल म्यूकस है वो क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है। इनिशियली अगर प्रारंभ में हम बात करते हैं तो जो हमारा म्यूकस होता है बेटा वो कैसा होगा, स्टिकी होगा, चिपचिपा होगा, बिकमिंग क्लियर होगा एंड स्ट्रेची क्लोजर टू ओव्यूलेशन। ठीक है, और कैसा होगा, स्ट्रेची होगा, यानी कि उसमें थोड़ा सा खिंचावपन होगा। बात करते हैं 14वें दिन की, यानी कि डे 14, जिसको हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, क्योंकि इस दिन जो है एग क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, जब एग रिलीज होगा तो याद रखिएगा सर्वाइकल म्यूकस कैसा होगा, क्लियर होता है, इसमें स्ट्रेची होगा, ज्यादा खिंचाव होगा, जैसे कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, देखिए बेटा क्या खिंचावनेस, स्ट्रेचनेस आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं। एंड एक वाइट इन कंसिस्टेंसी, और कैसा होगा, रंग में कैसा होगा, बिल्कुल एकदम अंडे की जैसे सफेद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है ऑप्टिम टाइम फॉर कॉन्सेप्शन। याद रखिएगा जो डे 14 होता है, अगर मैंने बता दिया कि अगर सर आपका जो म्यूकस है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रेची है और एग लाइक वाइट है, बिल्कुल एकदम सफेद सा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा गर्भ धारण की संभावना यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्लियर है बच्चा, चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं 15 to 28 डेज, जिसको हम लूटिल फेज के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस बिकम्स थिकर, यहाँ पे जो सर्वाइकल म्यूकस था कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, थिकर हो जाएगा एंड लेस एबेंडेंट। ठीक है, और क्या होगा बेटा,
बहुत कम मात्रा में आपको जो है सर्वाइकल म्यूकस देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो जो ये जो पीरियड होगा, यानी कि याद रखिएगा लीस्ट फर्टाइल फेज, सबसे कम जो है फर्टाइल फेज होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप इस पीरियड में लूटियल फेज में, यानी कि आपका 15 to 28 डेज के दौरान आप सेक्स कर सकते हैं, यानी कि गर्भ धारण की संभावना बहुत ही यहाँ पे कम रहेगी। राइट बच्चा, चलिए अब हम बेटा बात करेंगे मैकेनिकल मैथड्स के। ठीक है, तो मैकेनिकल मैथड्स में यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलती है, एक होता है हमारा मेल कॉन्डम्स होता है, दूसरा हमारा फीमेल कॉन्डम्स होता है। क्लियर बच्चा? ठीक है, तो याद रखिएगा जो कॉन्डम्स की अगर हम बात करते हैं, ये कैसे होते हैं, एक्सटर्नली होता है। ठीक है, मेल के केस में। वहीं अगर हम फीमेल के केस में बात करते हैं, जो कॉन्डम्स होते हैं वो बेटा कैसे होते हैं, इंटरनली होता है। क्यों? क्योंकि इसको जो हम लोग वजाइना के थ्रू अंदर की ओर डालते हैं, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो फीमेल कॉन्डोम होगा वो कैसा होता है, इंटरनल होता है, जबकि मेल कॉन्डोम एक्सटर्नल होता है, जिसको हम पेनिस में पहनते हैं। क्लियर बच्चा? चलिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ मैंने प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। तो चेक द एक्सपायरेशन डेट। याद रखिएगा जब भी हम कॉन्डोम लेते हैं तो उसमें एक्सपायरी जो डेट होती है उसको कंफर्म कर लें। ठीक है, अगर एक्सपायरी डेट हो गई तो उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए सेकंड क्या है, मेक श्योर द कॉन्डोम इज प्लेस्ड रोल्ड साइड आउट। याद रखिएगा जब भी कॉन्डोम पहनना हो तो जो रोलिंग होती है, ठीक है, जैसे कि आप ही फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है बेटा, रोल्ड आउटसाइड है, यानी कि बाहर की तरफ है, जबकि इसमें आप देख रहे हो जिसमें क्रॉस का निशान लगा हुआ है, इसमें क्या बेटा, रोलिंग अंदर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ होगा तो आपको क्या है, दिक्कत होगी उसको पुल्ड आउट करने में, यानी कि उसको खींचने में। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, प्लेस द अनरोल्ड कॉन्डोम ऑन द हेड और टिप ऑफ द इरेक्टाइल पेनिस। याद रखिएगा जो आपका पेनिस इरेक्ट है उस पर क्या करेंगे, उसको हम टिप, जो कॉन्डोम का टिप होता है उसको हम रख देते हैं, जैसे कि आप फिगर में देखते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, स्क्वीज, जो आप एरिया देख रहे हो बेटा इस फिगर में देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो एरिया होगा इतना, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वीज कर देते हैं। ठीक है, दबा देते हैं। क्यों दबा देते हैं? जिससे कि जो अंदर की एयर है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा है, स्क्वीज द एयर आउट ऑफ द टॉप टू फॉर्म एन इम्पटी निपल टू कलेक्ट द स्पर्म। ऐसा इसलिए हम करते हैं कि ताकि हवा जो है बाहर निकल जाए, और स्पर्म ड्यूरिंग इजेकुलेशन, जब इजेकुलेशन करते हैं तो जो भी स्पर्म होते हैं वो कहाँ पे बेटा इकट्ठा हो जाए, हमारे टॉप ऑफ द, जो आपने जहाँ पे स्क्वीज किया है वहां पे इकट्ठा हो जाए। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट स्टेज होगा वो अनरोल द कॉन्डोम ऑल द वे टू द बेस ऑफ द पेनिस, यानी कि पेनिस के बेस तक जो है उसको क्या करेंगे, हम उसको अनकवर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए अगला हमारा मेथड है डायफ्राम मेथड। ठीक है, तो ये मैकेनिकल में ही बेटा चल रहा है। तो डायफ्राम जैसे कि आप इस फिगर में भी देख रहे हैं, देखिए ये कुछ जो है बाउल शेप में होती है, कटोरी के आकार की, इसको हम बेटा क्या कहेंगे, डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, तो डायफ्राम जो है बेटा ये कहाँ पे सिचुएटेड किया जाता है, तो जैसे कि आप इस फिगर में भी देख रहे हैं, इसको जो हम लोग सर्विक्स के अंदर रखते हैं, जिससे कि जो स्पर्म है वहां तक ना जा पाए। क्लियर है बच्चा? चलिए, तो डायफ्राम का क्या है, शुड बी रिमूव विद इन 24 आवर्स आफ्टर यू हैव सेक्स, यानी कि सेक्स करने के बाद में 24 घंटे के भीतर जो है उसको, यानी कि 24 घंटे के अंदर अगर आपने सेक्स किया तो उसको निकाल देना चाहिए 24 घंटे तक। ठीक है ना? चलिए अगला हमारा पॉइंट है सर्वाइकल कैप। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख रहे बेटा, ये क्या हमारा सर्वाइकल कैप है, तो इसको भी जो हम लोग सर्विक्स में इंटर करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुड बी रिमूव विद इन 48 आवर्स आफ्टर यू हैव सेक्स, यानी कि सेक्स करने के बाद में 48 घंटे के भीतर जो है इसको आपको क्या करना है बेटा, रिमूव कर देना है। क्लियर बच्चा? चलिए अगला हमारा एक कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज। जैसे कि अभी फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है बेटा, हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज है। ठीक है, तो स्पंज का काम क्या होता है, जो भी एजुकेशन हुआ है, जो स्पर्म्स है उसको क्या कर लेता है, ये सोख लेता है, और ओवा तक जो है ये नहीं जाने देता है, यानी कि वजाने के अंदर तक नहीं जाने देगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो स्पर्म होगा वो ओवम से फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा जो कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज होता है इसको भी केवल 24 घंटे तक जो है आप यूज कर पाएंगे, इसके बाद जो है इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि 24 आवर्स के अंदर इसको जो है आप रिमूव कर सकते हैं। क्लियर बच्चा? चलिए
चलिए अगला हमारा है बेटा केमिकल मेथड्स। ठीक है, तो केमिकल मेथड्स को मैंने बेटा किस नाम से बताया था आपको? स्पर्मिसाइड मेथड्स के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो वेजाइनल स्पर्मिसाइड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्रीम हो सकती है, जेली हो सकती है, फॉर्म के फॉर्म में हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, या वेजाइनल सपोसिटरी हो सकती है। क्लियर बच्चा? चलिए, सपोसिटरी एंड टैबलेट मस्ट बी पुट इन अबाउट 30 मिनट्स बिफोर सेक्स, यानी कि सेक्स करने से पहले कम से कम 30 मिनट पहले जो है, याद रखना है आपको, सपोसिटरी और टैबलेट का आपको यूज करना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए बात करते हैं क्रीम्स, जेलीज और फॉर्म्स आर पुट इनटू द वेजाइना जस्ट बिफोर सेक्स, यानी कि सेक्स करने से ठीक पहले जो है आपको क्रीम, जेली या फॉर्म का यूज कर सकते हैं आप। क्लियर है? चलिए, वेजाइनल स्पर्मिसाइड्स में टेक अप टू 15 मिनट्स टू स्टार्ट वर्किंग। याद रखिएगा, जितने भी जो मैंने अभी आपको स्पर्मिसाइड बताए हैं, इसको एक्टिवेट होने में कितना बेटा समय लगता है? तो याद रखिएगा 15 मिनट का समय लगता है। क्लियर बच्चा? चलिए, नेक्स्ट है दे प्रोवाइड ए बैरियर फॉर ओनली 60 मिनट। और कब तक काम करेगा? तो याद रखिए कम से कम 1 आवर जो है हमारा वेजाइनल स्पर्मिसाइड काम कर सकता है। क्लियर बच्चा? चलिए, तो आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया करें। यदि वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।